नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेन आईक्यू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था भारत शासन अधिनियम 1858। देखिए, ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा, उसका कारण है मैं नहीं चाहता किसी भी टॉपिक को लेकर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहे या कन्फ्यूजन रहे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगा। देखिए, इसे हम भारत परिषद अधिनियम क्यों कहते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। क्योंकि अब जो काम होगा मेनली वो परिषदों पर होगा। यहाँ तक कि ये जो अधिनियम आता है इसी में ये निर्णय लिया जाता है कि अब परिषदों का विस्तार करेंगे। तो ये परिषदों का विस्तार देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए, पहले आप परिषद का कॉन्सेप्ट समझिए। जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बना था तो उसमें ये प्रावधान आया था कि गवर्नर जनरल और सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद। इसमें एक बाद में और ऐड होता है, वो सेना से संबंध रखता है। और इस तरह ये वाली परिषद की सदस्य संख्या टोटल कितनी हो गई, 6। प्लस मैंने आपको पिछली वीडियो में ही समझाया था 6 सदस्यों की और एंट्री होती है इसमें, और ये कितने हो जाते हैं अब, 12। तो ये जो परिषद थी, इस पॉइंट पे समझिए, यानी कि कानून बनाने के लिए जो वायसराय की परिषद थी, जिनकी सदस्य संख्या कितनी हो गई थी, वायसराय सहित 6 से बढ़कर के 12। तो कानून बनाने के लिए ये जो परिषद थी, इनका जो कार्यकाल था वो 2 वर्ष यहाँ पे निश्चित कर दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट समझिए। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा, लेकिन इनको गैर सरकारी, इस शब्द का ध्यान रखिएगा, गैर सरकारी, यानी उनके पास कोई अधिकार नहीं था, वो बस जाएंगे, बैठेंगे और सुन के चले आएंगे। इसके अलावा इनका वहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। इसी के चलते वायसराय 3 भारतीयों को मनोनीत भी करता है, जिनमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव होते हैं। इनको ये अपॉइंट करता है 1862 में। देखिए, ये डेट वगैरह जो है ना, आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस प्रावधान इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही मैं आपको कोई भी वीडियो पढ़ाता हूँ या कोई भी टॉपिक आपको मैं कराता हूँ, उसके बाद में आप मार्केट से ली हुई किसी भी किताब में, ये नहीं कि पर्टिकुलर आपके पास किसी अच्छे राइटर की होनी चाहिए, किसी भी किताब में जिसमें बस क्वेश्चन दिए हों, आप प्रैक्टिस करिएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी समझ में ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे और बड़े ही क्रिस्टल क्लियर होके आएंगे। क्लियर है? देखिए, अगला पॉइंट समझिए। अगला प्रावधान क्या होता है, कुछ विषयों पर प्रस्तावित करने के लिए, यानी कुछ विषयों को प्रस्तावित करने के लिए वायसराय की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य था। यानी कि परिषद में कोई भी अगर कोई प्रस्ताव लेके आ रहा है किसी भी प्रकार का, तो उस पर पहले वायसराय से अनुमति जरूर ली जाएगी। क्लियर है? अगला पॉइंट समझिए। इसी अधिनियम के तहत वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है, जिसकी समय सीमा 6 माह रहती है। यानी वर्तमान में जो भारतीय संविधान में अध्यादेश है, जिसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, भारत परिषद अधिनियम 1861 से। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ समझिए यहाँ पे, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था तो इसमें जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। क्लियर है? अर्थात यहाँ पे एक प्रक्रिया आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रशासन, या फिर उसे आप क्या बोलते हैं, केंद्रीयकरण बोलते हैं। क्लियर है? तो इस प्रावधान में क्या होता है कि मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसियों के गवर्नर थे, उनको विधायी शक्तियां जो हैं
वो पुनः वापस कर दी जाती हैं, जिसे चार्टर अधिनियम 1833 के तहत इनसे छीन लिया गया था। हालांकि वहाँ पर भी एक तरह से केंद्रीकरण किया गया था, क्योंकि देखिए बंगाल, मद्रास और बॉम्बे 1833 में इनसे छीन के कहाँ पहुँचा दिया, ऊपर ही पहुँचा दी पावर, तो ये भी केंद्रीकरण ही हो गया। तो अब इस पॉइंट को समझिए आप क्लियर फिर से। देखो इसमें क्या होता है, मद्रास, बॉम्बे और इनकी प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे, इन पे जो विधायी पावर थी, यानी कि कानून को इम्प्लीमेंट करने की जो पावर थी, इनके पास जो अथॉरिटी थी, उसको 1833 में छीन लिया जाता है। यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत छीन लिया जाता है। क्लियर। अब उसको यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत फिर से वापस कर दिया गया। तो आप देखेंगे पहले तो इसका क्या हुआ, केंद्रीकरण हुआ, यानी सेंट्रलाइजेशन हुआ। पहले क्या हुआ, पावर नीचे से लेकर के ऊपर पहुंचा दी गई टॉप पे। तो इसका मतलब हुआ क्या, मतलब केंद्रीकरण हो गया। भाई ये 3 बॉडी हो गई, अब इन पे अलग अलग पावर हैं। अब इन सब से पावर छीन के हमने कहाँ पहुंचा दी, ऊपर, यानी एक ही व्यक्ति के पास। तो ये सेंट्रलाइजेशन हो गया कि नहीं। क्लियर है। अब बाद में क्या होता है, भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है तब। अब इनको फिर से पावर दे दी जाती हैं। तो यानी ये तो केंद्रीकरण हुआ था पहले, अब क्या हो गया, विकेंद्रीकरण, यानी पावर फिर से बांट दी गई। इससे क्या होता है, इनकी शक्तियां वापस करने से कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया तो शुरू होती है, साथ में जो प्रांत थे, प्रांत मतलब सेपरेट, अलग अलग, तो उनमें जो गवर्नर थे, उन गवर्नरों को आंतरिक स्वायत्तता भी मिलती है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं ये पॉइंट। देखिए मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः वापस कर दी जाती हैं, जिससे क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की केंद्रीयकरण की जो प्रक्रिया थी वो विकेंद्रीयकरण में बदल जाती है। और क्या होता है, प्रांतों को फिर इसी प्रकार क्या मिल जाती है, आंतरिक स्वायत्तता, यानी वे अपने क्षेत्र के अंतर्गत कानूनों को पालन कराने में अब ऊपर उनकी जवाबदेही इतनी नहीं रही थी। क्लियर है। देखिए आगे समझिए अगला पॉइंट। इसी अधिनियम के तहत 1862 में बंगाल और 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत भारत का और 1897 में पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया जाता है। क्लियर है। आगे देखिए लास्ट पॉइंट इसका, इस वीडियो का, वायसराय को परिषद की तुलना में अधिक शक्ति दी जाती हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो लॉर्ड कैनिंग था, इसने 1859 में एक पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी, यानी कि विभाग बांटने की, जैसे होता है ना आजकल कार्मिक विभाग, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, यानी काम के हिसाब से। उसी हिसाब से इसकी शुरुआत कैनिंग ने की थी 1859 में। तो उस प्रणाली को शुरुआत उस समय नहीं किया गया था। उसका रीज़न ही यही था क्योंकि एक तो प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे उनके पास पावर नहीं थी, दूसरी बात विधान परिषदों का भी इतना विस्तार हुआ नहीं था। तो इस अधिनियम में ऐसे प्रावधान आते हैं जिसके तहत ये सब संभव हो पाता है, यानी पोर्टफोलियो जो विभागीय प्रणाली थी ये पॉसिबल हो पाती है। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपको मेरे लेक्चरों में अगर कोई बात समझ में नहीं आती है आप पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए।